So, hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. Today, we are going to revise a small chapter of miscellaneous provisions, that is, chapter number 29 of Companies Act, and consists of section 447 to 470. अब देखना मजे की बात क्या है, 447 टू 470 ये सारे सेक्शन इस चैप्टर के अंदर हैं, जिसमें से सेक्शन 448 इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से हटा दिया है, 449 हटा दिया है, 451 से लेके 453 सिलेबस से हटा दिया है और 456 से लेके 470 सिलेबस से हटा दिया है। यानी कुल मिलाकर मिसलिनियस के अंदर बचते हैं सिर्फ 5 सेक्शंस। और मैं मिसलिनियस के चैप्टर में एक और ऐड करता हूँ, सेक्शन 439 जो कि स्पेशल कोड का सेक्शन है, दैट इज टीच इन मिसलिनियस। तो कुल मिलाकर मिसलिनियस में आपको करने हैं सिर्फ 6 सेक्शंस एंड डूइंग दिस सेक्शंस कैन एक्चुअली गिव यू 4 मार्क्स। ठीक है, तो फटाफट सेक्शन 439। अब देखना सेक्शन 439 टेक्निकली मिसलिनियस का पार्ट नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ स्पेशल कोड, हम लोग मिसलिनियस में करते हैं। सेक्शन 439 क्या कहता है कि इस कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं ना, सारे ऑफेंसेस को हम लोग नॉन कॉग्निजेबल डील करते हैं। नॉन कॉग्निजेबल डीम करते हैं मतलब कि माना जाता है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे बेलिएबल होते हैं और किसी भी बंदे को गिरफ्तार करने से पहले वारंट इशू करना कंपलसरी होता है। इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 के अंदर जितने भी अफेयर्स डील होते हैं बाय द SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, वो सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं, दैट इज नॉन बेलिएबल होते हैं और पेनल्टी अट्रैक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 447 जो कि फ्रॉड का सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन 439 फर्दर कहता है कि कोई भी कोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल कोर्ट, राइट, कोई भी कोर्ट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस तभी लेगा, मतलब किसी भी ऑफेंस को कंसिडर तभी करेगा अगर कंप्लेन किसने किया हो, अगर कंप्लेन रजिस्ट्रार ने किया हो या कंपनी के शेयर होल्डर ने किया हो या कंपनी के मेंबर ने किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति ने किया हो। मतलब आपके पड़ोसन ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया तो कोर्ट उसे कंसिडर नहीं करेगा। उसके अलावा कहा गया है कि कोर्ट में ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस that is relating to issue and transfer of securities and non-payment of dividend on a complaint in writing by a person authorized by the SEBI। तो ये सेक्शन 439 के अंदर कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद आता है सेक्शन 447, दैट इज पेनल्टी फॉर फ्रॉड। पूरे कंपनीज एक्ट में अगर किसी ने भी फ्रॉड किया है तो उसके ऊपर सेक्शन 447 लग जाएगा। 447 का जो इंप्लीकेशन है अपने को जगह जगह देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन रिमूवल ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर करते हैं तो वहाँ सेक्शन 251 के अंदर अपने को 447 का रेफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग ऑडिटर्स का चैप्टर करते हैं तो सेक्शन 140 में जब ट्रिब्यूनल ने रिमूव किया किसी पर्सन को और वो बंदा फ्रॉड के लिए लायबल है तो वहाँ भी अपने को सेक्शन 447 का रेफरेंस देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में अपने को फ्रॉड का रेफरेंस देखने को मिलता है। तो जहाँ भी पूरे कंपनीज एक्ट में फ्रॉड हुआ है अपने को फ्रॉड का रेफरेंस देखने को मिलता है। अब देखो, सेक्शन सिंपली कहता है, सेक्शन सिंपली कहता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे फ्रॉड की जो पेनल्टी है ना वो कितनी है, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितना है, 6 मंथ्स। 6 months shall be extended to 3 years if public interest is involved and the maximum imprisonment is 10 years। कम से कम 6 महीने की जेल, मैक्सिमम 10 साल की जेल एंड फाइन। फाइन कितना लगेगा, मिनिमम 100% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। जितने का फ्रॉड किया था मिनिमम उतना तो देना ही पड़ेगा और मैक्सिमम इट कैन गो टिल 3 times। लेकिन अब यहाँ पे ना एक इफ एंड बट इंसर्ट कर दिया है, एक कंडीशन इंसर्ट कर दिया है। बोला ये जो भारी भरकम पेनल्टी है ना, 6 महीने वाला, 10 साल वाला, 100%, 300%, ये तभी लगेगा इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेस। और अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो लेस देन 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेस है और पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे इंप्रिजनमेंट 10 ईयर्स से घट के 5 ईयर्स तक हो जाएगा कि मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट से 5 ईयर्स तक ही लग सकती है। और फाइन के केस में 100%, 300% की जगह सिंपली हो जाएगा कि इट कैन एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए या फिर बोथ। सो दिस इज द पेनल्टी फॉर सेक्शन 447। उसके बाद सेक्शन 450, दैट इज ए सेक्शन ऑन जनरल पेनल्टी, कि अगर कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी सेक्शन में कोई स्पेसिफिक पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं है किसी भी कॉन्ट्रावेंशन का, सो इन दैट सिचुएशन जो कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर जनरल पेनल्टी लग जाएगा, दैट में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज एंड 1,000 रुपीज पर डे इफ द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। उसके बाद आता है सेक्शन 454, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, एंड 454 दैट इज न्यूली इंसर्टेड। इन दो सेक्शंस के लिए काफी स्टूडेंट का मानना है कि ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है एज पर द ICA नोटिफिकेशन, बट लेट मी टेल यू ये सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं। नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पार्ट में, आपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लेटेस्ट RTP रेफर नहीं किया है।
तो सेक्शन 454 एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, यहाँ कहा गया है कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ना, जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो ऑर्डर के द्वारा कंपनी के ऊपर या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर जिसने भी नॉन कंप्लायंस किया है, जिसने भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट किया है, उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। क्या कर सकता है? पेनल्टी इंपोज कर सकता है। बट पेनल्टी इंपोज करने से पहले उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। अब एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने अगर कोई भी डायरेक्शन दिया, अगर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर दिया, और अगर कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के द्वारा दिया गया ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता है विद इन 90 डेज, तो इन दैट सिचुएशन पेनल्टी लगेगा। ठीक है ना, इन दैट सिचुएशन पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कितना लगेगा? कंपनी के लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज और 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट और बोथ। ठीक है, कंपनी के लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। यहाँ जो अमेंडमेंट नोट्स अपना, शायद वहाँ पे एक मिस्टेक है कि ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपीज लिखी हुई है। उसके बाद सेक्शन 454A एक नया इंसर्टेड सेक्शन है जो कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस को रिपीट किया गया है, किसी भी ऑफेंस को रिपीट किया गया है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, इन दैट सिचुएशन क्या होने वाला है कि जो सेकेंड टाइम जो ऑफेंस की गई है उसमें डबल ऑफ द पेनल्टी लगेगा, जो भी स्पेसिफाइड सेक्शन में स्पेसिफाइड है। तो जिस भी सेक्शन में जो भी पेनल्टी दी गई है, बट अगर 3 साल के अंदर उस ऑफेंस को रिपीट किया गया है तो वहां पे पेनल्टी डबल हो जाएगी। उसके बाद भी है सेक्शन 455, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी मतलब एक इनएक्टिव कंपनी जो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं कर रहा है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। अब व्हाट डू मीन बाय इनएक्टिव कंपनी? इनएक्टिव कंपनी मतलब पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स ने कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं किया है, और कंपनी ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया है। बिकॉज लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक्टिव कंपनी भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स 2 फाइनेंशियल ईयर तक फाइल ना करे तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो उस कंपनी को डोरमेंट कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है लॉ मेकर ने डिफाइन नहीं किया है। रेदर लॉ मेकर ने यह कहा है व्हाट विल नॉट कंस्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एनी पेमेंट और ट्रांजैक्शन दैट इज डन टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार, दैट विल नॉट कम अंडर द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो खर्चा करना तो जरूरी होगा। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस किसी कंपनी को कैसे मिलेगा? रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म MSC1 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और अलाउ कर देगा स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी एंड एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा इन फॉर्म MSC2। यहाँ पे कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में भी एक बात लिखी गई है जिसके ऊपर MCQ भी ड्राफ्टेड इंस्टीट्यूट के द्वारा, दैट द ROC शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी रिमेन्स एज अ डोरमेंट कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कि कंपनी क्या करती है? एक डोरमेंट कंपनी रिमेन करती है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो सिर्फ देखो इतने ही सेक्शंस हैं जो आपको मिसलेनियस चैप्टर में याद रखने हैं। इसके अलावा आपको मिसलेनियस पोर्शन में कुछ याद नहीं रखना है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है स्टूडेंट के लिए कि भाई अगर किसी को भी लगता है कि ऑडिट लॉ अब भी आपका तैयार नहीं हुआ है, अब भी तैयार नहीं हुआ है, टाइम बहुत कम है, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन यूज माई वॉइस क्लिप्स। जितनी बार वॉइस क्लिप्स यूज करोगे एक बहुत इफेक्टिव टूल है कम टाइम में चीज़ों को तैयार करने का। आपको लगता है यार सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अभी बराबर नहीं है, तैयारी भी प्रॉपर नहीं है, टाइम बहुत कम है, वॉइस क्लिप से कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑप्ट फॉर माई संजीवनी कोर्सेज दैट इज अवेलेबल एट अपना मेंटर 23 आवर्स का जो हमारा कंसाइज कोर्स है। और आपको लगता है कि भाई कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है, यू कैन ऑप्ट फॉर द रामबाण कोर्स दैट इज अवेलेबल एट अपना मेंटर। एंड ऑल्सो साथ ही साथ एक छोटा सा अपडेट और है कि ICAI का जो कंसोलिडेटेड MCQ फाइल है ना, वो कंसोलिडेटेड MCQ फाइल आप जरूर यूज करें जो हम लोग शेयर करते हैं, बिकॉज ICAI ने जो MCQs जारी करे हैं ऑडिट लॉ के अंदर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। और कोई MCQ आप यूज करें या ना करें वो MCQs तो आपको कर ही लेने चाहिए। ऑल द बेस्ट।